तो हमारा जो पहला समाचार है इसमें हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वन नेशन वन इलेक्शन के बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं। उनका कहना यह है कि भारत में लगातार हर 6 महीनों में 7 महीनों में कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं। किसी ना किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन आ जाता है, फिर हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस आ जाते हैं। तो क्योंकि लगातार भारत में इलेक्शंस होते रहते हैं, इसके चलते जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं वो अपना पूरा फोकस गवर्नेंस के ऊपर नहीं कर पाती। साथ ही साथ स्टेट का काफी ज्यादा पैसा और काफी ज्यादा मशीनरी मैन पावर का लगातार जो इस्तेमाल है वो इलेक्शन कराने में ही होता रहता है। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग एक ही वक्त पर लोकसभा का और जितनी भी स्टेट्स की विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके इलेक्शन एक साथ करवा लें। इससे एक तो हमारा जो एक मुश्त पैसा लग जाएगा, काफी बड़ी मात्रा में हम पैसे को बचा पाएंगे। जितना भी मैन पावर लगना है वो भी एक वक्त में इस्तेमाल होगा, और उसके बाद फिर अगले 5 साल सेंटर में किसी की भी सरकार बने, स्टेट्स में किसी की भी सरकार बने, वो अपना पूरा फोकस गवर्नेंस के ऊपर कर पाएंगे। तो इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा भी नहीं है कि अभी लोकसभा का जो इलेक्शन था उसमें अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था, इसके पहले से भी वो काफी वक्त से वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उन्होंने एक पैनल का गठन किया था। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद साहब, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी, एक पैनल बनाया गया था, और इनसे यह बोला गया था इस पैनल से कि भाई इस देश में एक ही वक्त पर लोकसभा के और सारी स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्शन कैसे करवाए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये आइडिया है, इसको किस तरह से प्रैक्टिकली फिजिबल करवाया जा सकता है, उसके बारे में आप हमें रिपोर्ट बनाकर दीजिए। तो फाइनली ये जो रामनाथ कोविंद साहब के की अध्यक्षता में जो ये कमेटी है, इन्होंने अब काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं कि किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है। क्या क्या आपको संविधान में बदलाव करना पड़ेंगे, क्या आपने प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अब उन सारे रिकमेंडेशंस को कैबिनेट ने फाइनली अप्रूवल दे दिया है, और अब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। और फिर जब कानून बनकर पास होगा तो अल्टीमेटली फिर अब जब अगला इलेक्शन होना है लोकसभा का 2029 में, तब एक ही साथ सारे राज्यों की विधानसभाओं के भी इलेक्शंस करवाए जाएंगे, लोकसभा का भी इलेक्शन होगा, और उसकी मदद से वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये सपना है साकार होगा। तो समाचार यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल क्या है, रामनाथ कोविंद साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने जितने भी रिकमेंडेशंस दिए थे, कैबिनेट ने उन सबको अप्रूव कर दिया है, और अब इसमें सरकार आगे बढ़ेगी। कमिटी ने यह बोला है कि आप 2 फेजेस में या 2 हिस्सों में वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस को लागू करवा सकते हैं। सबसे पहले फेज में या सबसे पहली स्टेप में आप लोकसभा का और जितने भी राज्यों की विधानसभाएं हैं उनके इलेक्शन एक साथ करवा लीजिए। सबसे पहले फेज में क्या है, लोकसभा का इलेक्शन, और साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, विधानसभाएं, उन सबका इलेक्शन आप करवा लीजिए। एक बार ये इलेक्शंस कंडक्ट हो गए, इनका रिजल्ट आ गया, इनके नतीजे डिक्लेयर हो गए, सेंटर के लेवल पर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बन गई, स्टेट के लेवल पर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का फॉर्मेशन हो गया, उनकी शपथ वगैरह हो गई। उसके बाद में जो अगले 100 दिन है लोकसभा का और ये जो बाकी स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस करवा के आपने खत्म किए हैं, इसके बाद के 100 दिनों के अंदर अंदर हर एक स्टेट अपने हिसाब से म्युनिसिपैलिटीज के और पंचायतों के इलेक्शंस करवा कर खत्म कर दे। और इसके बाद में अब 5 साल का टाइम पीरियड लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास में है, और जो भी इनका ड्यूरेशन है 5 साल का, या जो भी अपना अपना अलग अलग ड्यूरेशन है म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत का, वो इनके पास में है। फिर आप अपना गवर्नेंस का काम करवा सकते हैं। बात को समझिएगा, क्या बोला है पैनल ने, 2 स्टेप्स में वन नेशन वन इलेक्शन करवाया जा सकता है। सबसे पहली स्टेप में लोकसभा के और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवाकर खत्म कर दीजिए। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो जाए, सेंटर में केंद्र में सरकार बन जाए, राज्यों में अपनी जो भी राज्य सरकारें हैं वो बन जाए, उसके बाद में 100 दिनों के अंदर अंदर जो म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन हैं, जो पंचायत के इलेक्शन हैं, वो सारे करवाकर खत्म कर दीजिए और उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए, और जो भी म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायतें बनवानी है उनका फॉर्मेशन करवाइए। और उसके बाद में 5 साल अब सबके पास में खुला मौका है। सेंटर के लेवल पर सेंटर डिलीवर कर कर बताए, स्टेट्स के लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट डिलीवर कर कर बताएं, और एकदम ग्रास रूट लेवल पर पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज अपना जो भी आपको सर्विसेज देनी है वो सब डिलीवर कर कर बताएं। इस तरह से ये करवाया जा सकता है।
Now an implementation group will be formed to take forward the recommendations of COVID panel. Discussions will be held with all the stakeholders across the country over next few months to build a consensus. तो सरकार ने अब मन बना लिया, सरकार ने अपनी हाईएस्ट डिसीजन बॉडी जो कैबिनेट होती है उसमें फैसला ले लिया कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन तो लेकर आएंगे। अब क्योंकि इनको भी पता है कि राजनीतिक दल काफी बड़े लेवल पर विरोध कर रहे हैं, काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने सपोर्ट भी किया है, बट एक बड़ा चंक जो है इनकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का है उनका, वो इसका विरोध कर रही हैं। जो मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया है ये व्यवहारिक ही नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो लोगों ने ये तक बोल दिया है कि ये व्यवहारिक बात ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल बात हो रही है। देश में एक ही वक्त पर ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह नहीं करवाए जा सकते। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत में कभी वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुए हों। आजादी के बाद में काफी वक्त तक लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक ही वक्त पर हुआ करते थे, बट फिर बाद में प्रेसिडेंट रूल लगाने के चलते कई सरकारें गिर गई, तो उससे ये जो क्लॉक थी या फिर ये जो टाइमिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई, एंड फिर वहां से पूरा मामला गड़बड़ा गया। तो वो अब तक इसी तरीके से चला हुआ आ रहा है, बट अब फिर से इसको जो है लागू करने की या फिर से इसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कहना कि इम्प्रैक्टिकल है ये तो खैर पूरी तरह से सही नहीं है। मैं इसको ये बोलूंगा कि चैलेंजिंग जरूर है। मैं इस बात से एग्री करता हूं विपक्ष की कि वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ज्यादा मैसिव एक्सरसाइज हो जाएगी, बहुत बड़े लेवल पर मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़े लेवल पर ईवीएम मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, और बहुत आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, निष्पक्षता मेंटेन करने के लिए बहुत बड़े लेवल पर फोर्सेस लगाना पड़ेंगी, मोबिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं ये जरूर मानता हूं कि ये बहुत चैलेंजिंग काम है, बट एकदम हो ही नहीं सकता या इम्प्रैक्टिकल है, इस बात से मैं एग्री नहीं करता। तो अब इन सारी समस्याओं को समझते हुए सरकार को भी पल्ले पड़ रहा है कि ये आगे जो रास्ता है वो बड़ा काटो भरा रहने वाला है, इतना आसानी से तो विपक्ष भी जो है इसको पास होने नहीं देगा। और क्योंकि मोदी सरकार पहली बार अपने दम पर मेजोरिटी में नहीं है, 240 के करीब इनके पास में सीटें हैं, सरकार चलाने के लिए इनको भी जो है समर्थन लेना पड़ रहा है। तो अपनी खुद की एब्सोल्यूट मेजोरिटी ना होने के चलते इनको दूसरों को भी साथ लेकर चलना है, इनके जो सब समर्थन करने वाले दल हैं उनका भी साथ जो है बनाकर चलना है। पता चला इन तो वही धोखा दे दें, इसलिए अब इसको इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए एक इंप्लीमेंटेशन ग्रुप बनाया गया है। सबसे पहले तो ये अपने जितने समर्थन करने वाले दल हैं उनको विश्वास में लेंगे, उनको समझाएंगे। उसके बाद जो आपके विपक्ष हैं, दूसरे जो दल हैं, उनकी समस्याएं जो भी हैं उनको सुनेंगे, उनका फिर जो है निपटारण वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के साथ में जो है अभी काफी लंबी चौड़ी चर्चाएं होनी है। इसके बाद में फिर स्टेट की और बाकी जितनी भी आपकी सेंट्रल की जो फोर्सेस वगैरह लगती हैं उनके हेड्स के साथ में बैठ के बात करना पड़ेगी कि इतने बड़े लेवल पर कितनी मैन पावर लगेगी और फिर किस तरह से उसका मोबिलाइजेशन होगा। ये सारी चीजें जो है हैंडल की जाएंगी। जितने स्टेक होल्डर्स हैं जो इलेक्शन कराने की पूरी प्रोसेस में शामिल होते हैं, सबसे बात कर अल्टीमेटली फिर आगे की राह डिसाइड की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने डिसाइड कर लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो है हमको लागू करना है तो 1 महीने 2 महीने में हो जाएगा। लंबा वक्त है, 2029 में वैसे भी आपने करवाना है, तो 5 साल का पूरा टाइम है सरकार के पास में, जिसमें सबको मना के समझा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये लगभग वैसा ही है जैसे जीएसटी में हुआ था। जीएसटी लागू करने के पहले मोदी सरकार को बहुत लंबा चौड़ा कंसेंसस बनाना पड़ा था, काफी वक्त भी लगा था इसमें, बट अल्टीमेटली उस कंसेंसस का नतीजा निकला कि जीएसटी लागू होने के बाद में सेंटर और स्टेट के बीच में उस तरीके का विवाद नहीं होता दिखा जिस तरीके का जनरली आमतौर पर इसके पहले रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर हुआ करता था। तो उसी तरीके का कंसेंसस बनाकर अगर वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा ये भी जो करवाया जाता है, अगर आगे लेके इसको चलते हैं तो इसको भी मेरे हिसाब से तो स्मूथली फिर इंप्लीमेंट करवा लिया जाएगा। चलें अब ये देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है वो लागू कैसे होगा। आप में से काफी लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि चलें ठीक है, आपने एक ही वक्त पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवा लिए, बट कोई गारंटी तो है नहीं कि ये जो सरकारें बनी है राज्यों में या फिर ये जो सरकार बनी है केंद्र में ये पूरे 5 साल चल जाए। क्योंकि हमने पॉलिटी में पढ़ा है कि कोई गारंटी तो है नहीं कि आपको पूरे, अगर आपकी सरकार बन गई तो आपको पूरे 5 साल का टर्म मिलेगा। जब तक आपके पास में लोकसभा में मेजोरिटी है तब तक आप केंद्र की सरकार चला सकते हो, और राज्य की विधानसभा में मेजोरिटी है तब तक आप राज्य में सरकार चला सकते हो। मेजोरिटी अगर चली गई तो फिर आपकी सरकार खत्म हो जाएगी, भले ही आपका टेनर बचा। तो अगर किसी वजह से सरकार गिर गई, प्राइम मिनिस्टर ने अगर हम लोग सेंट्रल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, राज्यों की अगर बात की जाए वहां पे किसी चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, उन्होंने विधानसभा या आपकी लोकसभा को भंग कर दिया, ऐसी परिस्थितियों में तो फिर उनका ये जो आपकी वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करोगे, ऐसे सवाल आपके भी दिमाग में होंगे। तो कोविंद कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है और उन्होंने फिर बताया है कि किस तरह से आप देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू
लागू कर सकते हो। अब एक एक करके अपन लोग वो सारे पॉइंट जो है देखते हैं। सबसे पहले कमिटी ये कहती है, President through a notification issued on first sitting of Lok Sabha will set an appointed date. This date will mark beginning of new electoral cycle. मतलब ये कि भारत में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं या लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उस लोकसभा के इलेक्शन में की मदद से जब एक नई लोकसभा चुन ली जाएगी और तो उस लोकसभा की फिर मीटिंग होगी, तो जिस दिन जनरल इलेक्शंस के बाद में लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, उस दिन भारत के राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उस दिन भारत के राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर कर ये जो तारीख है जिस दिन लोकसभा की पहली मीटिंग हो रही है उसको अपॉइंटेड डेट डिक्लेयर कर देंगे, उसको वो अपॉइंटेड डेट घोषित कर देंगे। अब ये जो अपॉइंटेड डेट है, इस तारीख से भारत में एक नई इलेक्टोरल साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। स्टेट असेंबलीज फॉर्म्ड आफ्टर दिस डेट एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ लोकसभा टर्म विल कंक्लूड बिफोर नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। अब ये जो पहली मीटिंग हुई थी लोकसभा की जिस तारीख को हुई थी उसको आपने अपॉइंटेड डेट बोल दिया। इस तारीख के बाद में जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्शंस होने हैं वो करवाए जाएंगे और उसकी मदद से राज्य सरकारें भी बनेंगी, मगर उन सबका टर्म खत्म हो जाएगा इस लोकसभा के टर्म के साथ में जिसकी पहली मीटिंग की डेट को अपन ने अपॉइंटेड डेट मानकर चले। इसको ऐसे समझिए कि 2024 की लोकसभा 2024 के जो भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं, इसकी लोकसभा की पहली मीटिंग हुई। इस लोकसभा की पहली मीटिंग को की जो तारीख है जिस दिन ये लोकसभा मिली थी, उसकी पहली मीटिंग की तारीख को आपने अपॉइंटेड डेट मान लिया। अब 2024 के बाद में देश में काफी सारे इलेक्शंस होने हैं। 2027 में यूपी का इलेक्शन होना है, उसके पहले बंगाल का इलेक्शन होना है, गुजरात का इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है, ये सारे इलेक्शंस होना है। तो कोविन कमेटी का कहना यह है कि ये सारे इलेक्शंस आप करवाओ, इनकी विधानसभाओं में सरकारें भी बनवाओ और इनको अपना काम करने दो, मगर इन सबका टर्म 5 साल का नहीं होगा। इन सबका टर्म इस 2024 की जो ये लोकसभा है जिसकी पहली मीटिंग को अपन ने अपॉइंटेड डेट माना था, इसका जब टर्म खत्म होगा, इसके जब 5 साल खत्म होंगे, उसी के साथ में हर एक राज्य की जो विधानसभा है उसका टर्म भी खत्म हो जाएगा। एंड इसके बाद में फिर जो अगला इलेक्शन होना है 2024 का के हिसाब से 5 साल बनते हैं 2029, तो 2029 में जो अगला इलेक्शन होना है उसमें फिर लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन साथ साथ करवा लिए जाएंगे और यहां से फिर जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगी। इसके बाद से आप साइमल्टेनियसली जितने भी फिर साइमल्टेनियसली 5-5 साल के अंतराल में साइमल्टेनियसली आप लोकसभा के और स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्शन करवा सकते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक तारीख पकड़ के चलते हैं। सपोज कर लेते हैं कि 1 जुलाई 2024 को, लेट से एग्जाम्पल के लिए 1 जुलाई 2024 को 2024 के जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, उसके बाद में पहली मीटिंग लोकसभा की करवाएगी। अब ये जो 1 जुलाई 2024 की तारीख है, इसको अपन ने क्या मान लिया? इसको अपन ने मान लिया अपॉइंटेड डेट। इस तारीख के बाद अब ये 1 जुलाई 2024 से इस लोकसभा का टर्म बनता है 31 जून 2029 तक, या 31 जून 2029 तक इसका टर्म बनता है। अब इनका कहना यह है कि 1 जुलाई 2024 के बाद में जितने भी स्टेट के इलेक्शंस होने हैं वो सारे इलेक्शंस आप करवाओ, मगर उनका जो टर्म होगा वो टर्म 31 जून 2029 तक का माना जाएगा, चाहे वो उसके बाद में उसके पार भी जा रहा उससे कोई मतलब नहीं है, मगर उनका टर्म 31 जून 2029 तक का माना जाएगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी विधानसभाएं हैं, इन सबका ड्यूरेशन, इन सबका टर्म इस लोकसभा के टर्म के साथ में खत्म हो जाएगा जिसकी पहली मीटिंग 1 जुलाई 2024 को हुई थी। और इस तरीके से 2029 में जो इस लोकसभा का अगला इलेक्शन करवाया जाना है, उसी के साथ में राज्यों की विधानसभाओं के भी अपने अगले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। एंड इसके बाद में 2029 के बाद से फिर आप साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर सकते हैं। मतलब यह कि जो यूपी का चुनाव होना है 2027 में, तो उसका भी 2027 से 2028 2029 में उसका भी टर्म खत्म माना जाएगा और उसके भी इलेक्शन जो है फिर करवाए जाएंगे। अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र का या बिहार के इलेक्शन होने हैं, तो उनके इलेक्शन या बिहार का इलेक्शन जैसे 2025 में होना है, तो 2025 से उसका कायदे से 2030 में होना चाहिए था, बट उसका भी 2030 ना मान के टर्म 2029 में खत्म माना जाएगा। इसी तरह से महाराष्ट्र का इलेक्शन हो गया, मध्य प्रदेश का इलेक्शन हो गया, राजस्थान का हो गया, राजस्थान का हो गया, छत्तीसगढ़ का
हो गया, गुजरात का हो गया, जितने भी इलेक्शंस अभी इस टर्म में होने हैं, उन सबका जो जितने भी इलेक्शंस इन 5 सालों में होने हैं, उन सबका टर्म खत्म माना जाएगा इस लोकसभा के साथ में, जिसकी डेट, जिसके पहली मीटिंग की डेट को आपने अपॉइंटेड डेट माना है। और उसके बाद में फिर इन सबके टर्म खत्म माने जाएंगे और इन सबके फिर साइमल्टेनियसली इलेक्शंस करवाए जाएंगे। आफ्टर दिस इलेक्शंस टू लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबलीज विल बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, एंड फिर यहां से जो है आपकी नई साइकिल चल जाएगी और इस तरीके से देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाएगा। अब वो सवाल कि आपका अगर हम हंग असेंबली आ गई या कुछ और चीज हो गई तो फिर आप क्या करोगे? तो कमिटी ने इन सारी बातों को भी कंसिडरेशन में लिया है। कमिटी का कहना यह है कि सपोज कर लें 2029 में आपने ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाए, इसमें काफी सारी सरकारें बन गई। लेट से हम लोग बिहार का एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्योंकि बिहार में कभी भी किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आती। तो लेट से बिहार में जो सरकार बनी है वो 2031 में गिर गई। 2031 में भी ये सरकार गिर गई है, तो इलेक्शन तो करवाए जाएंगे, मगर इलेक्शन करवाने के बाद में जो नई सरकार बनेगी उसको 2031 से 2036 तक का मैंडेट नहीं मिलेगा। उसकी सरकार फिर तभी तक चलेगी जब तक 2029 की लोकसभा की आखिरी लोकसभा का टर्म है, यानी कि 2034 तक। तो 2034 में फिर आपको इलेक्शन करवाना पड़ेंगे साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन में, और उसके बाद में फिर जो अगली सरकार बनेगी उसको 5 साल का टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से अगर किसी भी वजह से सरकार गिरती है, हंग असेंबली आ जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, कोई और चीज हो जाए, इसके चलते अगर आपकी सरकार गिरती है तो इलेक्शंस करवा के नई सरकार, और अगर इलेक्शन करवा के नई सरकार बनाने की नौबत आ गई तो इलेक्शन करवाए जाएंगे और नई सरकार बनवाई जाएगी, मगर उसको टर्म फिर उतना ही मिलेगा जो साइमल्टेनियस इलेक्शन के पहले का आपका बचा हुआ है। जैसे कि 2029 में इलेक्शंस हुए और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, 2032 तक एक सरकार चली और 2032 में सरकार गिर गई। तो 2032 के बाद में ऐसा नहीं है कि जो अगला इलेक्शन होगा उसमें जो सरकार बनेगी वो 2037 तक चलेगी, ऐसा नहीं होने वाला। इलेक्शन करवाए जाएंगे, इलेक्शन करवा के, मगर ये जो नई सरकार बनेगी इसका टर्म 2034 तक का ही रहेगा। 2034 में जब फिर से आपके साइमल्टेनियसली वन नेशन वन इलेक्शन करवाए जाने, कायदे से जो नई सरकार बनी वो कितने वक्त के लिए बनी? सिर्फ 2 साल के लिए, और इसके बाद में फिर इसका टर्म भंग माना जाएगा और 2034 में फिर जब जनरल इलेक्शन हो गए उसी के साथ में फिर आपको वन नेशन वन इलेक्शन में फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ जाएगा। इस तरीके से ये जो इलेक्टोरल साइकिल है वन नेशन वन इलेक्शन की, ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इस तरीके का प्रावधान, ये जो प्रोसेस है, इस तरीके का प्रावधान लागू करने के लिए संविधान में कोई प्रोविजन है नहीं, इसलिए ये कोविंद कमेटी ने ये भी बोला है कि इसको लागू करवाने के लिए आपको 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 83 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 172 जिसमें ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभाओं का जो टर्म होता है उसकी बात की गई है। इन दोनों में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और ये प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की साइकिल को ब्रेक होने से बचाने के लिए अगर बीच में कभी सरकार वगैरह गिरती है, कुछ होता है, इलेक्शन फिर करवाने पड़ते हैं, तो टर्म फिर उतना ही मिलेगा जितना वन नेशन वन इलेक्शन की अगली जो आपकी साइकिल की आने वाली है उसके पहले तक का टाइम बचा हुआ है। इसके अलावा अलग से जो है आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर 1 साल बचा हुआ है तो 1 साल मिलेगा, 4 साल बचे होंगे तो 4 साल मिलेंगे, 6 महीने बचे, 8 महीने बचे हैं, 10 महीने बचे हैं तो फिर उतना ही टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बार बार फिर आपको जो है पूरे पूरे 5 साल दिए जाएं। इस तरीके से साइकिल मेंटेन होगी, इस तरीके से साइकिल को चलाया जाएगा। तो इसलिए ये आर्टिकल 183 और आर्टिकल 172 में चेंजेस वगैरह करने के लिए रिकमेंडेशन दिए गए। द कमिटी हैज ऑल्सो recommended a common electoral rule for simultaneous election. It will require coordination between Election Commission of India and state election commissions. Election Commission of India will makes electoral rule for Lok Sabha and Assembly polls. State election commissions make rule for municipality and पंचायत elections. तो कमिटी ने एक बात और बोली है कि ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे इसके लिए आपको एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ेगा। अभी की कहानी ये है कि जो आपका नेशनल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो वोट आपका पूरा जो इलेक्टोरल रोल बनता है जिसमें सारे मतदाताओं की सूची होती है, मतदाताओं के नाम होते हैं, वो बनाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्यों की विधानसभाओं के जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए भी जो इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है। मगर जो पंचायतों के इलेक्शंस होते हैं या फिर म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होते हैं उसके लिए जो इलेक्टोरल रोल बनता है वो राज्य की आपकी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है। अब इनका कहना यह है कि आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने हैं तो एक ही आपका इलेक्टोरल रोल लेकर आप चलोगे, यानी कि एक ही मतदाता सूची लेकर चलोगे, उसी की मदद से आप लोकसभा का इलेक्शन भी करवाओगे, उसी की मदद से आप विधानसभा का इलेक्शन भी करवाओगे और उसी की मदद से आप पंचायत का इलेक्शन भी करवाओगे। तो ये एक इलेक्टोरल रोल आपको लेकर आना पड़ेगा। इस एक इलेक्टोरल रोल को लाने के लिए अब इन्होंने ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशंस को साथ में बैठकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा की और राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके इलेक्शंस की पोल्स की आपकी वो बनाती हैं,
इलेक्टोरल रूल्स, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत इलेक्शंस की बनाती हैं। तो इनको साथ में बैठकर इस तरीके, अब कैसे वो करेंगे वो इलेक्शन कमीशन वालों का हेडेक है, बट एक कॉमन इलेक्टोरल रोल बनाना पड़ेगा और इसकी मदद से फिर वो आगे जो है अपने सारे के सारे इलेक्शंस वगैरह करवाएंगे। अब इसके लिए फिर से अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस, ये जो आपका प्रपोजल दिया गया है कि एक सिंगल इलेक्टोरल रोल बनाया जाएगा, किसी भी इलेक्शन में आपने वोट डालना है तो उसके लिए एक सिंगल आईडी बनाई जाएगी। ये जो प्रोसेस है, इसके लिए आपको संविधान में जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसमें बदलाव करना पड़ेंगे। आप संविधान में प्रोविजन यह है कि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करते हो तो सिर्फ आप लोकसभा से पास करा के संविधान संशोधन करा के काम नहीं चलता, उसमें फिर आपको कम से कम आधी आपकी जो विधानसभाएं हैं राज्यों की, उनसे भी रेटिफिकेशन कराना पड़ता है। तो यहां पर क्योंकि आप स्टेट इलेक्शन कमीशन के पावर्स भी अपने उनसे ले रहे हो और उनकी काफी सारी जो है चीज, उनके जो काम या पूरा प्रोसेस उसमें उसमें आप दखल अंदाजी करने वाले हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर में जो है बदलाव करना चाहते हो। तो ये जो पूरा का पूरा प्रपोजल है सिंगल इलेक्टोरल रोल का, एक सिंगल वोटर आईडी का, इसके लिए आपको बकायदा क्योंकि आप फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हो तो कम से कम आधे स्टेट से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा और उसी के बाद में ये लागू होगा। तो ये जो प्रोसेस है इस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है लागू करवाया जा रहा है। अब यहां से अपने काम की क्या क्या चीजें हैं फिलहाल के लिए वो अपन लोग देख लेते हैं। पहला तो ये कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिस्पेक्ट में जो कमिटी अपॉइंट की गई है उसका नाम क्या है, तो इसको अपने को याद रखना है, रामनाथ कोविंद कमिटी। वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे का जो कैसे लागू करवाएं, पूरा मसौदा कैसे क्या बनाया जाएगा, उस सबको लेकर ये कमिटी बनाई गई थी। इस कमिटी को अपॉइंट किया गया था और इन्होंने सारा का सारा काम किया है। दूसरा जो क्वेश्चन है, ये जो रामनाथ कोविंद कमेटी है, इन्होंने जो प्रपोजल दिया है इसमें इन्होंने क्या बोला है कि सारे के सारे जितने इलेक्शंस हैं, लोकसभा से लेके पंचायत तक के इलेक्शन, वो सारे के सारे एक साथ होंगे। जवाब है ऐसा नहीं है, दो फेजेस में करवाए जाएंगे। पहले फेज में लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होंगे और दूसरे फेज में ये हो जाने के 100 दिनों के अंदर अंदर आपको म्युनिसिपैलिटीज के और पंचायत के इलेक्शन जो है वो करवाकर खत्म करने होंगे और इस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। तीसरा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि अपॉइंटेड डेट हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ था, ये क्या चीज है, तो हमको याद रखना है अपॉइंटेड डेट वो डेट होगी जिसकी मदद से एक नई इलेक्टोरल साइकिल की इस देश में शुरुआत होगी और इसको ही आधारभूत बना के देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करवाया जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में दो क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 83 किससे रिलेटेड और आर्टिकल 172 किससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 83 रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और आर्टिकल 172 रिलेटेड है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से। ये भी अपने को याद रखना है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। लास्टली ये पूछा जा सकता है कि कॉमन इलेक्टोरल रोल रहेगा या नहीं रहेगा, या कॉमन आईडी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जवाब है हाँ, ये भी कॉमन करने की बात की गई है और इसके लिए आपको फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रोसेस लागू करने के लिए ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा और पार्लियामेंट से, मगर साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेचर्स, कम से कम आधे स्टेट लेजिस्लेचर से आपको रेटिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।